नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहाँ पर दिख रही है, अगर आप फरवरी के लो से देखें 14 अक्टूबर से, वहाँ से करीब करीब 3800 रुपए तक की तेजी आ चुकी है। अक्टूबर के लो से देखें, पिछले साल अक्टूबर में जो भाव था, वहाँ से करीब 7500 रुपए के आसपास की तेजी सोने में आ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तेजी क्या आगे भी कंटिन्यू होगी? कितनी तेजी आगे दिख रही है, क्या अनुमान है? 2024 को लेकर हमने एक पोल भी किया था, वो पोल भी एक बार आपको दिखा देते हैं, जिसमें ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि सोना इस साल 68,000 से 69,000 रुपये तक जा सकता है, और कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं देश के जिनको लगता है 70,000 रुपये भी सोना जा सकता है। आप बताइए किशोर सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल सोने की यहाँ से दिख रही है? इन भावों पर ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? दोनों राय रखिए। गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो जो उसका डेटा आ रहा है वो काफी हद तक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो चाइना से रिफॉर्म्स का वो भी थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था। जो यूएस इन्फ्लेशन में भी थोड़ा नरमी देखा गया, तो ओवरऑल वो जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर उसका असर है। सो डॉलर इंडेक्स एज वेल एज जो यूएस का जो 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड्स है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो है, वो भी दोनों कमजोर होते हुए नजर आए। उसके वजह से आपको गोल्ड में एक रैली देखने के लिए मिल रहा है, और रैली के बाद जो टेक्निकल स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुआ था, आई थिंक उसके वजह से थोड़ा और फर्दर ऊपर आ गया। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम जारी रहना चाहिए। आई थिंक ये हफ्ता थोड़ा-सा क्रूशियल है। अगर 2180 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो आपको गोल्ड में अपसाइड एक्सटेंशन मिल सकता है इस फर्दर रैली का। शॉर्ट टर्म में ये 65,000 के आसपास का टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 64,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट जैसा आपने पूछा है कि लॉन्ग टर्म क्या लगता है, आई थिंक लॉन्ग टर्म हमारा जो व्यू था पहले से भी $2,380 के आसपास का व्यू था। वो कहीं न कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्ड क्वार्टर 2024 में आना चाहिए। शायद वो टाइमिंग थोड़ा गलत हो सकता है, शायद अर्ली भी आ सकता है उसका, शायद रादर देन लेट। सो वो रफली ट्रांसलेट हो जाएगा 70 से 72,000 रुपए के आसपास का रफ रफ ट्रांसलेशन आएगा, अगर रूपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है करीब 83 के आसपास रहेगा तो। तो अगर रूपी फर्दर वीक हो जाएगा तो प्रोबब्ली स्लाइटली इवन हायर लेवल्स हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा रूपी डेप्रिसिएशन का नज़र नहीं आ रहा है, तो प्रोबब्ली 70 टू 72,000 के आसपास का जो लेवल से आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप प्रोजेक्ट करके तो चल सकते हैं। मीडियम से लॉन्ग टर्म में 72,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। आपको क्या लग रहा है वंदना जी? मुझे भी लग रहा है कि फैक्टर्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बुलिश फैक्टर्स है, लेकिन ट्रिगर जो रिसेंट आया है वो यहाँ पे यूएस से आया है, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग डेटा। तो वहां से अगर कंसर्न आता है और इंटरेस्ट रेट कट होता है, तब यहाँ पे 68-69,000 का हम 2024 में लेके चल सकते हैं। लेकिन इस लेग में मुझे लग रहा है कि ये जो भी रिसेंट रैली आई है, यहाँ पे हम 65,000 से 65,500 तक का एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर एक पॉज आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से काफी रैली यहाँ पे आई है। 62,600 के बाद एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद लगातार हम लोगों ने अपसाइड देखा है। तो लॉन्ग टर्म तो नो डाउट यहाँ पे अपसाइड में ही रहना चाहिए गोल्ड में। और न्यू अगर वीकनेस अगर यूएस से आता, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी था, यहाँ पे यूएस से आता है, तो यहाँ पे फर्दर रैली देखने को मिलेगा। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की एक करेक्शन आज के दिन में ये कमोडिटी ले सकती है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेलिंग साइड में रहना चाहिए। रैली ओवर हिटेड है। 64,750 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 64,500 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 64,850 का। लॉन्ग टर्म तो आपको लग रहा है कि आपको भी तेजी दिख रही है सोने में, लेकिन शॉर्ट टर्म में आज के लिए सिर्फ आपको लग रहा है कि थोड़ी सी नरमी आ सकती है, 64,500 रुपये तक फिसल सकता है। अगर ये इस लेवल तक फिसलता है सोना, तो दिनेश जी क्या खरीदारी कर ले क्या इसका, इस लेवल पे 64,500 पे? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, जिस हिसाब से मोमेंटम है, ये बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर है। इसमें सेलिंग से मुझे लगता है थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इतना फास्ट है कि 2 दिन में 2,000 रुपए बढ़ चुके हैं उसमें। अगर कोई डिप लेता है, मुझे लगता है कि 64,600 के आसपास, 575 600 के आसपास अगर डिप लेता है,
तो एक अच्छा मौका रहेगा दोबारा खरीदारी करने का। मुझे लगता है शाम के सत्र में ये 65,000 भी क्रॉस कर सकता है। नीचे में 64,400 का इसमें इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और रही बात लॉन्ग टर्म आउटलुक की, तो मुझे लगता है जून एंड तक हमें 67,600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यानी तीनों एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म पर बुलिश है। हालांकि इंट्राडे के लिए भी किशोर सर और दिनेश जी दोनों को लग रहा है कि खरीदारी करके जाएं, लेकिन वंदना जी कह रही हैं कि 200 रुपये नीचे आ सकता है। लेकिन एक ये भी होता है कि जब ट्रेंड पॉजिटिव हो तो सेल साइड से तो बचना जरूर चाहिए। चांदी की बात कर लेते हैं। किशोर सर, चांदी में बताइए क्या लग रहा है आपको? चांदी में आज हल्की नरमी दिख रही है, क्या इस गिरावट में खरीदना चाहिए ट्रेडर्स को? थोड़ा सा अगर फर्दर नीचे आता है 72,800 का जो लेवल्स है, मुझे थोड़ा बेहतर लगता है वहां पे अगर खरीदारी करना है तो 73,800 का आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं और 72,000 के नीचे आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा फर्दर डिप्स आता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, प्रॉब्लम अनदर 300-400 रुपीज। यानी चांदी भी आपको खरीदारी की सलाह दे रहे, 73,800 के लिए आप यहाँ पर के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। दिनेश जी, आपका लक्ष्य क्या है चांदी में आज? सिमिलर सा लेवल है 72,800 के आसपास, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। और अपसाइड मुझे लगता है कि ये कम से कम 74,400 दोबारा देख सकते हैं। जो करेक्टिव फेज उसमें आना था, ये कल जो 74,480 जाने के बाद जो बड़ा सा डिप लिया है, मुझे लगता है ये करेक्टिव फेज ही है। आज इसमें इंट्राडे के हिसाब से कोई डिप का मौका ढूंढे जहां पर एक बढ़िया खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 1,000 रुपए की चाल ये निश्चित तौर से दे सकता है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है। हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं। उनसे हम हाजिर मार्केट के हिसाब से और भाव के हिसाब से भी कैसा दिख रहा है सोना, ये बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहले भाव के लिहाज से बोलिए, जिस तरह की तेजी आई है, पिछले हफ्ते से ये रैली चली थी, कई सारे फैक्टर्स है, चाहे वो इकोनॉमिक डेटा हो यूएस के, वो कमज़ोर दिख रहे हैं। अब दरें घटने की संभावना ज़्यादा तेज हुई कि जून में कटौती की संभावना 70% तक बढ़ गई है। साथ ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न है ही, ग्रोथ को लेकर कंसर्न है ही, सेंट्रल बैंकों की तो बाइंग हो ही रही है। क्या लग रहा है, ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? क्या सलाह देंगे आप? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, आपने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, आपने बोला यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है। देखिए, कभी कभी कोई डेटा आता है कोई चीजें का, जैसे कि आपने अभी एम्प्लॉयमेंट का आया था या फिर महंगाई की आती है, तो थोड़ा बहुत डेटा से ना ये कहीं ना कहीं मार्केट उसको ओवर रिएक्ट करके ऊपर लेके जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मुझे कहीं ना कहीं अब आगे बहुत बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ ही नजर आ रहा है। जो जितने आप एक चीज देखिए, मार्केट पहले अपने आप को रेट कट जो है ना, वो 6 से 7 रेट कट को डिस्काउंट किए हुआ था और ऐसी उम्मीद कर रहा था। अब जो है रेट कट जो है वो कहीं ना कहीं 3 रेट कट पे बात आ रही है। तो अभी जो लास्ट $100 बढ़ा है, वो एक कोई भी ऐसा मजबूत रीजन नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड रेट बढ़ गया। ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कॉल है, जो तेजी करते हैं लोग उनका है, या फिर शॉर्ट कवरिंग करने वालों की बात है। जहां तक आपने देखा है कि जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो भी 2022 में 1,000 टन के आसपास हुई, 2023 में भी 1,000 टन के आसपास, वो नॉर्मली हुई। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक की कहीं से खबरें आ रही है कि बहुत एक्सेस बाइंग हो रही है। ऐसा कोई भी चीजें मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोल्ड अब जितना बढ़ना था बढ़ गया। यहाँ से मैक्सिमम $20-30 और या $40 और बहुत हो गया। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं कोई भी अगर ऐसी न्यूज आई, क्यों और जैसे कि फेड अगर आज न्यूज अभी देता है कि अगर वो उनका रेट कट जो है थोड़ा आगे बढ़ा देंगे या कुछ ऐसी बातें आ जाती है, तो गोल्ड आपको शार्प करेक्शन में दिखेगा। और इसकी मुझे बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं और मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं कि गोल्ड यहाँ से आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। मैक्सिमम यहाँ से $20-30 आपको आगे बढ़ा तो बढ़ा। दूसरी बात, जब आगे रेट कट भी होगा तो आप इस बात को कतई मत समझिए कि उसके बाद गोल्ड रेट और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये जो रेट कट है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। कि अगर 3 रेट कट होता है या 4 रेट कट होता है तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ऐसा नहीं है कि उसके जब रेट कट होने लगेगा तो यहाँ से और गोल्ड जंप होते जाएगा। ये डिस्काउंटेड है। रेट कट जब होगा, हो सकता है तब आपको शायद दिखे कि गोल्ड वहां से नरम हो रहा है। आगे मुझे ऐसा भी लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो है रुपया भी कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत होगा। तो रुपया भी अगर मजबूत होगा तो उसका भी गोल्ड रेट पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा पर्सनल सलाह ये है कि अब यहाँ से बहुत बड़ी तेजी मुझे गोल्ड में नहीं दिखती है। बहुत से बहुत
20,000 अगर डॉलर्स टर्म में ले तो $60 तक और जा सकता है, यानी कि यहाँ से $40 और ऊपर, $60-70। उसके बाद गोल्ड यहाँ से आपको $100-150 की आराम से मंदी दिखेगी, क्योंकि कोई भी बड़ा रीजन पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो गोल्ड को बहुत ऊपर लेके जाए। को यहाँ से लग रहा है कि $100 तक की मंदी दिख सकती है, तो एक बड़ी बात है। हालांकि सेंट्रल बैंकों की जहां तक खरीदारी की बात है, 2019 नॉर्मल ईयर था, वहां से अगर आप देखें तो करीब करीब 50 से 60% का जंप है। 605 टन की खरीदारी हुई थी और 2022 में रिकॉर्ड खरीदारी थी सेंट्रल बैंकों की। 2023 में भी वही फॉलो अप देखने को मिला। 2020-21 आप कह सकते हैं नॉर्मल ईयर नहीं था, वहां पर काफी कम खरीद हुई थी सेंट्रल बैंकों की, लेकिन 22-23 के आंकड़े तो काफी सपोर्टिव है। और जिस तरह से एंटी-यूएस एक लॉबी बन रही है और उन इकोनॉमी में एक करेंसी के तौर पर गोल्ड की बाइंग हो रही है, रिजर्व के तौर पे बाइंग हो रही है, वो तो डेफिनेटली एक सपोर्टिव फैक्टर है ही। लेकिन एक और चीज है कि इस साल मनोज जी 80 से ज्यादा देशों में चुनाव है, और चुनाव है तो वॉलेटिलिटी पूरी दुनिया में रहेगी, उसमें यूएस और इंडिया जैसी इकोनॉमी भी शामिल है इस चुनाव में। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है $100 की करेक्शन ऑफ कॉमिक्स गोल्ड में आपको वहां से दिख रही है, तो खरीदारी कब करे? क्या सेकेंड हाफ? लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि सेकेंड हाफ बेहतर रहेगा गोल्ड के लिए, तो वो बेहतर दौर कब से होगा, कब बड़ी तेजी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? पहला तो आपके सेंट्रल बैंक की बाइंग के बात पे बोलता हूँ। वो पहले सेंट्रल बैंक की बाइंग करीब 600 टन के आसपास होता था। अब सेंट्रल बैंक की बाइंग 1000 टन के आसपास हो गई, क्योंकि कुछ और भी लोग इसमें जुड़ गए और उसकी बाइंग बढ़ गई पिछले 2 साल से। और इसीलिए जो पहले गोल्ड का हम लोग बेस पकड़ते थे, वो $1500-1600 डॉलर पकड़ते थे। वो बेस अब बढ़ के जो है ना, वो $1800 से $1900 का हमने बेस पकड़ लिया। और इसलिए जब भी नीचे जाती है तब जाके सेंट्रल बैंक की बाइंग ज्यादा आती है। तो ये जो डॉलर का भाव है, इस भाव पे आपको सेंट्रल बैंक की बाइंग ज्यादा नहीं दिखेगी। ये वापस जब यहाँ से $100-150 नीचे जाएगा, तब आपको सेंट्रल बैंक की वापस बाइंग दिखेगी, क्योंकि वो जो है डॉलर के सामने वो अपने आप को बहुत कंट्री अब जो हेज कर रहे हैं और गोल्ड की बाइंग को बढ़ा दिए हैं। ये इसलिए वो आपको इस साल भी आपको 1000 टन के आसपास दिखेगी, अगर जब गोल्ड का रेट अगर थोड़ा नीचे जाएगा तो। दूसरी बात, फर्स्ट हाफ में मुझे अब लगता है ये नरम होगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। ये जो आपने बोला इलेक्शंस का ईयर है, लेकिन एक ऐसा रीजन है, अगर यूएस में इकोनॉमी कभी भी थोड़ी गड़बड़ाती हुई नजर आएगी और इलेक्शन का ईयर है, तो उस केस में अगर इलेक्शन का चूंकि ईयर है, तो इकोनॉमी को संभालने के लिए अगर रेट कट्स की थोड़ी हॉकिश अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो जाके गोल्ड में तेजी दिखेगी। नहीं तो अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मुझे गोल्ड की तेजी नहीं दिख रही। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की बात जो है हम जून के आसपास करेंगे, लेकिन अभी मुझे फिलहाल कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है और मुझे लगता है कि गोल्ड से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। सही बात है, जिस तरह की तेजी आई है तो एक हो सकता है कि एक नीजर रिएक्शन, मुनाफा वसूली भी दिखे, तो अभी इस करंट लेवल पे भी दूर रहे। और मनोज जी का अपना व्यू है कि इनको लग रहा है कि फर्स्ट हाफ तेज गोल्ड नहीं रहने वाला है, सेकेंड हाफ हो सकता है कि बेहतर हो सकता है गोल्ड के लिए। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। वंदना जी बताइए, कच्चे तेल में क्या कॉल है आज के लिए, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल पे निचले स्तर से मुझे फिर से बिकवाली नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि 6500 पे बाइंग करना चाहिए, 6600 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6460 का। किशोर सर, आपकी राय कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शंस है। आपको एक साइड है, आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री टाई अप हो गया इन ट्रांजिट में, बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेड सी। चाइना जो है अभी भी थोड़ा सा माहौल खराब है, चाइना में डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो और कहीं ना कहीं जो अभी जो ओपेक का जो प्रोडक्शन कट्स है वो आई थिंक सेकंड क्वार्टर एंडिंग तक तो एक्सटेंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सप्लाई टाइटनेस भी है, डॉलर का वीकनेस है, वो थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट करेगा ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के लिए। सो मैं नीचे में आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी करके चलना पसंद करूंगा। 6480 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, 6400 का स्टॉप लॉस के साथ। अगेन यहाँ पे थोड़ा बेहतर स्ट्रेटेजी ये रहेगा, ऑप्शन में 6500 का कॉल ऑप्शन खरीद के चले, 120 रुपए के आसपास अवेलेबल है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है, टारगेट आप 170 के आसपास रख सकते हैं। सिमिलर कॉल है, या तो फ्यूचर्स में भी आप खरीद सकते हैं और ऑप्शंस में भी आपके पास 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आ रही है। दिनेश जी, आप बता दीजिए क्रूड पर राय। विश्वमोहन जी, 6410-20 मुझे एक बहुत डिमांड जोन, सपोर्ट जोन नजर आता है, तो मुझे लगता है कि 6410 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए। बाइंग की लेवल थोड़ा सा डिप मिलता है 6480 6470 के आसपास, इसको बाय करना चाहिए।
और 6570 और 6620 के इसमें अपसाइड हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं, बट 6410 का लेवल एक महत्वपूर्ण लेवल है और ये स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन करना चाहिए। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय क्रूड में आपके लिए है। किशोर सर, अब बताइए, नेचुरल गैस में आज 1% ऊपर है, 162 रुपए के करीब, क्या करें यहां पर? आई थिंक नेचुरल गैस में भी मैं एक बार ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करना बेहतर समझूंगा। आई थिंक 160 का कॉल ऑप्शन जो है 8-9 रुपए के आसपास अवेलेबल है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, इसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 13-14 रुपए का अपसाइड है ले, ये एक बेहतर कॉल होगा। अगर फ्यूचर में करना चाहता है तो प्रॉब्ली अगर 160 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करे, 156 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 167-168 का जो पुल बैक है वो जारी रहना चाहिए। नेचुरल गैस में तेजी दिख रही है आपको, 167 के टारगेट के लिए खरीदे या फिर कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। वॉलेटाइल काउंटर है, रिस्क एपेटाइट आपकी नहीं है तो बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। 160 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 9 पे, 13 रुपए तक जा सकता है, किशोर सर की राय है। जो भी स्टॉप लॉस बताया जा रहा है वो भी ध्यान रखें, ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की है, ईटी 910 की राय नहीं है। बेस मेटल्स की बातचीत कर लेते हैं। बेस मेटल्स में अगर आप देखें तो आज कॉपर और लेड हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 179 रुपए के आसपास, कॉपर 727 के आसपास, जिंक 218 रुपए, आधे % के आसपास की तेजी यहां दिख रही है। एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट 202 रुपए पर। वंदना जी, क्या पसंद है इन काउंटर्स में से? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जिंक में लग रहा है कि जिंक यहाँ पे ऊपर की तरफ चल सकता है, तो 217.5 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 219 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 217 का। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो एक बार 222 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकता है। 222 भी एक दो दिन रुके तो 219 का आज का टारगेट जिंक में वंदना जी दे रही है। स्टॉप लॉस भी बताया गया है तो रिस्क मैनेजमेंट भी करते चलिएगा। 217 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम मुझे काफी स्ट्रांग नजर आता है। 202, 202, 30, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर करके निकलता है तो मुझे लगता है 202 रुपया 30 पैसे के ऊपर एक ब्रेकआउट जोन है, वहां पर बाय करना चाहिए। 206 रुपए के मुझे अपसाइड पोटेंशियल लगते हैं और 200 रुपए के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो रुपए 30 पैसे इनको लग रहा है कि ब्रेकआउट जोन है, उसके ऊपर निकलने पे बाइंग करे। टेक्निकली इनको पसंद है, 206 रुपए तक जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड में भी 200 रुपए का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगा लेना है। किशोर सर, आप बताइए मेटल्स में क्या राय है, आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए? कॉपर स्ट्रांग है शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए भी। एक्चुअली क्या है, चाइना में देयर इज अ अनप्रेसिडेंटेड इन्वेंटरी बिल्टअप हो रहा है। वन इज रिफाइंड कॉपर का इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम उनका जो स्मेल्टिंग कैपेसिटी है वो पिछले साल में स्मेल्टिंग कैपेसिटी इतना बढ़ गया है कि अभी उनको ज्यादा इन्वेंटरी चाहिए होता है। एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा माइनिंग में डिस्ट्रप्शंस है। तो कॉपर में मैं तेजी में कंटिन्यू रहना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको 730 के आसपास का टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, बट अगर आप मीडियम टर्म रखना चाहते हैं तो 745 748 तक भी अपसाइड है। सो कॉपर एक बेहतर बाइंग हो सकता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में कॉपर आपको बेहतर दिख रहा है। 730 पहला टारगेट है, अगर थोड़े रुकते हैं पोजिशनली आप इसको कैरी करते हैं तो 740 और 748 रुपए तक भी जा सकता है, ये किशोर सर की राय है। लेकिन इस ट्रेड में 723 रुपए का स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसे जरूर फॉलो आप लोग कीजिएगा। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में किस तरह की चाल आज दिख रही है, तो आज मसालों में फिर से दबाव दिख रहा है। जीरा वायदा देखें तो 1% से ज़्यादा कमजोर है, 25,150 पे। धनिया भी दबाव में है और हल्दी में कल की जो मुनाफा वसूली थी वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। दिनेश जी बताइए, मसालों में पूरा आउटलुक दीजिए और कोई टॉपिक है तो फटाफट से वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, हल्दी मुझे लगता है ऊपर में 17,600 700 जो गई थी वहां से करेक्टिव फेज में आ चुकी है, करेक्टिव डिप दे चुकी है ऑलरेडी। कल जो अराइवल्स है निजामाबाद में 30,000 बैग्स के अराइवल थी और आज जो 12,500-15,000 के अराइवल्स है, अराइवल्स कम है और आने वाले 3 दिन मार्केट बंद भी है, तो मुझे लगता है हल्दी में एक जबरदस्त उछाला देखने मिल सकता है। 16,800 से 17,000 की रेंज ये कहीं पर भी है, यहाँ पर बाय करके चले। दोबारा 17,550 17,800 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 16,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। धनिया मुझे लगता है कि 8200 क्रॉस करे तो ही अभी एंट्री करनी चाहिए या फिर नीचे में 8040 के आसपास बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 8340 का लेवल इसमें दोबारा देखने मिल सकता है। 7970 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया और हल्दी मुझे लगता है ये 10 पिक है, टॉप पिक रहनी चाहिए। सेकंड में वंदना जी ग्वार पर अपनी राय रख दे।
ग्वार में मुझे लग रहा है कि डाउन साइड ही यहाँ पे रहना चाहिए, ग्वार सीड में इनफैक्ट। और प्राइसेस मुझे लग रहा है कि मार्च में एक बार 5175 के करीब आता है तो सेलिंग करें, 5100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 5200 का। शुक्रिया दिनेश जी, वंदना जी, किशोर सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।